हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 51 से। द टैब इन द एक्सप्रेशन बिल्डर इन विच वी राइट एक्सप्रेशंस इज नोन एज। जो अब एमएक्स एक्सेस में जब हम काम करते हैं तो जहाँ पर हमको फंक्शनल फॉर्मूलाज लगाने होते हैं वहाँ पर एक्सप्रेशन बिल्डर में हम एक्सप्रेशन बॉक्स में जाकर ये सारा काम करते हैं, तो इसका आंसर आएगा एक्सप्रेशन बॉक्स। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 52, द क्राइटेरिया एक्सप्रेशन लाइक क्वेश्चन मार्क बी एस्टरिस्क। एस्टरिस्क एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसमें हमारे पास बी के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब कि ये मैच करेगा वो सारा टेक्स्ट जो कि स्टार्ट करता है बी से। सो इसमें ऑप्शन आ जाएगी ए। लेकिन अगर ये बी के बाद जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यही साइन अगर उससे पहले होता, बी से पहले होता, बी के बाद ना होता, तो हम वो वाले सारा टेक्स्ट ढूंढते जो कि एंडिंग विद लेटर बी है। अब इसमें अगर हम एक जरा सा ध्यान दें तो जो बी के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या मीन्स किसी भी लेटर के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, देन इट विल मैच स्टार्टिंग, इट विल मैच वो सारा टेक्स्ट जो कि स्टार्ट हो रहा है। अगर बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये पहले वाला ढूंढेगा, और अगर ये साइन पहले वाला है, पहले आ जाए बी में, यहाँ तो बाद का क्वेश्चन है, इन केस ये पहले आ जाए तो ये बाद वाला ढूंढेगा। देन इट विल मैच ऑल द टेक्स्ट एंडिंग विद लेटर, यहाँ पर जैसे बी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और इन केस अगर मैं दोनों जगह लगा दूं, बी के इधर भी लगा दूं और उधर भी लगा दूं, देन इट विल मैच ऑल द टेक्स्ट दैट कंटेन द लेटर एम। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं इसकी एक पिक्चर लेकर भी, जो जिसके में भी एस्टेरिस्क और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो दिया होगा, मैं आपको अगेन से बता दूंगी। लेकिन एक बार हम यहाँ से चलते हैं। अब है क्वेश्चन 53। Dash queries are useful for summarizing information and are somewhat similar to pivot tables in the MS Excel. MS Excel में pivot table सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेरीज है, सॉरी, और जो क्वेरीज हैं वो समराइजिंग इंफॉर्मेशन के लिए, इसका आएगा आंसर क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस एक्चुअल में जैसे हम एम एस एक्सेल में काम करते हैं, एम एस एक्सेस में जब हमको समराइज करनी होती है इंफॉर्मेशन तो हम क्रॉस टैब क्वेरी लगाते हैं। After that, our question is 54. Sorry, is question number. I think I'm mistaking something because कल को हमने 50th क्वेश्चन किए थे. Yes. Okay, okay. Sorry. Question number 54th. While entering record in data sheet view, in which order the records can be entered? Yes. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो रिकॉर्ड्स को आप कैसे एंटर कर सकते हो। अब आप मेरी बात सुनो, जब हम एमएस एक्सेस में जब कोई भी हम डाटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले हमको एक टेबल क्रिएट करना होता है। हम टेबल क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम क्वेरीज वगैरह लगाते हैं, हम डिजाइन व्यू में भी चले जाते हैं, देख भी लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि आपने डाटा शीट व्यू में हो आप, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि वहां से आप एंटर कर रहे हो रिकॉर्ड को, तो आप कहाँ से करोगे? ऑफकोर्स जब टेबल का जहां तक एंड आप वहीं से शुरू करोगे ना। सो इसका आंसर आ जाएगा बी, एट द एंड ऑफ द टेबल। When you delete the record in form, it deletes the record from। हाँ जी। अब एम एस एक्सेस में क्या हो रहा है कि आपने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ठीक है, फॉर्म में डिलीट कर दिया। अब फॉर्म किससे बना है? फॉर्म किससे बना है? फॉर्म टेबल से बना है। तो ये डिलीट रिकॉर्ड कहाँ से करेगा? ये ऑटोमेटिकली फॉर्म और टेबल दोनों से ही डिलीट कर देगा, ना कि सिर्फ फॉर्म से ही रिकॉर्ड होगा, बिकॉज उस टेबल से लेगी तो वो फॉर्म बना है ना, तो ये दोनों जगह डिलीट कर देगा। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन है, हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन एग्रीगेट क्वेरी इन एमएस एक्सेस 2010। यस। अब हैविंग जो क्लॉज जब हम लगाते हैं एमएस एक्सेस में, तो इसमें जो ये एग्रीगेट क्वेरी में नहीं लगता है, तो इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है ये बात। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 57, द कंट्रोल्स दैट आर नॉट लिंक्ड टू एनी फील्ड ऑफ द टेबल और द क्वेरी ऑन द फॉर्म आर नोन एज। वो कंट्रोल्स जो लिंक्ड नहीं होते किसी भी फील्ड से, जो कोई टेबल का हो, क्वेरी का हो, फॉर्म में हो, जो लिंक्ड नहीं है। अब सीधी सी बात है, जो लिंक्ड नहीं है, जिनकी कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनबाउंडेड कंट्रोल्स। द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। And after that, our question 58, which property of the form can be used to insert a background image in MS Access 2010? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है फॉर्म की
जिससे कि हम बैकग्राउंड इमेज, आप देखते हो कि जब हम वहाँ पर टेबल में होते हैं तो हमको इंसर्ट करनी होती है तो हम पिक्चर में जाते हैं, है ना। पिक्चर में जाकर हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, ब्राउज की ये करो, को जो आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली लेके आ सकते हो। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, पिक्चर। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन इज 59, डैश इज अ रिपोर्ट दैट इज इंसर्टेड इन अनदर रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस 2010। इसमें क्या है, कहते हैं जो रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट में इंसर्ट हो जाए ना, इसमें बच्चे थोड़ी गलती कर देते हैं, वो इनर रिपोर्ट भी कई बार ऑप्शन को ऑप्ट करने लग जाते हैं, बट जो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर आएगा इनसाइड रिपोर्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब चीज इंसर्टेड है एक और रिपोर्ट में है तो वो इनसाइड रिपोर्ट आएगा इसका सही आंसर, ना कि इंसर्ट, ना कि इनर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 60th, इसमें है अ बाउंड मेन रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डैश एंड इट्स डैश कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब एक बात का पर ध्यान दीजिए, जो रिपोर्ट है वो किस चीज से बनती है, टेबल्स या क्वेरी से बनती है। अब जो मेन रिपोर्ट है बेस्ड किस पर हुई है, टेबल या क्वेरी। अब टेबल और क्वेरी तो तीनों में है, ए बी सी। सेकंड है इसका एंड इट्स डैश कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और जो उसकी सब रिपोर्ट है, देखिए इनर रिपोर्ट का तो गलत ही है, हमने ऊपर भी किया, जो उसके अंदर होते हैं वो इनसाइड वाली होती है। मेन रिपोर्ट भी गलत है, बिकॉज हम जो मेन रिपोर्ट की तो बात ही कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद आ जाता है सब रिपोर्ट, कि जो उसकी फिर फर्दर सब रिपोर्ट है वो भी रिलेटेड जो है उसमें इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है डीडीएल, स्टैंड फॉर, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो डीडीएल है इसकी जो फुल फॉर्म है ये है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और मैं क्वेश्चन नंबर ये 61st पे थी। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सो द ऑप्शन इज ए। इसमें बच्चे थोड़ा सा डिटेल्ड डेफिनेशन तो अजीब सा भी लग रहा है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो डाटा डिफाइंड लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हैं, और हमको कंफ्यूज नहीं होता। ऐसे ही डीसीएल है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमें ऐसे दो चार नाम हैं जो बिल्कुल हमको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कल हमने किया था सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कुछ कुछ चीजें जो एब्रीविएशंस की फॉर्म में हमको दी हैं, ऑफ कोर्स हमको आनी चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ बेटर वे एंड वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट इन आल्सो बेटर वे, और हम उसको सही आंसर ऑप्ट कर सकें। Now our next question is 62. A dash used to compare multiple values of categories or differences over a period of time. अब इसमें जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप ध्यान दो तो कॉलम चार्ट जो होता है, कॉलम चार्ट में हमारे मल्टीपल वैल्यूज हम ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसी को ही चूज करते हैं, ना कि पाई चार्ट को या फिर एरिया या बार ग्राफ चार्ट, तो बिल्कुल ही गलत ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर आएगा कॉलम चार्ट। तो इसको आप जरा ध्यान रख सकते हो कि अगर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ कैटेगरीज या डिफरेंसेस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो हमारा आंसर कॉलम चार्ट आएगा, ना कि पाई चार्ट। लेकिन अगर हमको जैसे क्वेश्चन 63 है उसमें कह दिया आपको कंपेयर करने हैं, डैश इज यूज्ड टू कंपेयर ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको कंपेयर करने हैं ट्रेंड्स को। जब आप ट्रेंड को कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स आप क्या देखोगे, आप लाइन चार्ट देखोगे कि यहाँ पर इतना ट्रेंड है, यहाँ पर इतना ट्रेंड है। लेकिन डिफरेंसेस देखने के लिए आप कॉलम चार्ट में जाओगे। क्वेश्चन 64, टू क्रिएट अ रीड ओनली कॉपी ऑफ द डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड। हाँ जी, इसका आंसर है बी। इसमें क्या है, अब एक्चुअल में जो ऑप्शन ए और बी है उसमें फर्क ही यही है कि जो ऑप्शन बी है डॉट ए सी सी डी ई, इसमें आप रीड ऑनली की ऑप्शन है, लेकिन डॉट ए सी सी डी बी में रीड ऑनली की ऑप्शन नहीं है। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, बेसिकली हम थोड़ा ये ध्यान दे सकते हैं कि जब रीड ऑनली की बात आए, जो डॉट जो बी ऑप्शन है वो इसकी रीड ऑनली ऑप्शन के लिए ये उसका नेक्स्ट वर्जन है, तो हमको इसका ये फॉर्मेट एज इट इज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये डी ई वाला आएगा, ना कि डी बी वाला आएगा, ठीक है ना। After that, question 65, the database administrator created a split database and created a front-end database and a back-end database file. Which of the following should be stored in the server? हाँ जी, इसमें क्या है, अब एक्चुअल में होता क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो काम कर रहा है, उसने ना स्प्लिट कर दिया है डाटाबेस को। कई बार पता है क्या होता है, जो डाटाबेस होता है ना उसको बंदे को लगता है एडमिनिस्ट्रेटर को, भैया
जो ये वाला टेबल है ना, ये तो मेरे को बाद में भी काम आएगा, ठीक है, और ये वाली है जो फ्रंट एंड है, तो वो क्या करता है, उसको स्प्लिट करके ना, उसको जो टेबल होता है ना, उसको बैक एंड में डाल देता है कि सो दैट उस टेबल से वो फ्यूचर में फिर जाकर उससे काम ले सके, ठीक है। तो जो चीज वो बाद में डाल देता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर, स्टोर किस पर करेगा वो, बैक एंड, हम जैसे बैकअप लेते हैं वैसे ही बैक एंड पे हम टेबल को डाल देते हैं, तो स्टोर किसको करेगा वो सर्वर पर, बैक एंड डेटाबेस को, फ्रंट एंड को नहीं करेगा वो, ठीक है। उसके बाद है इन विच फॉर्मेट कैन द कलेक्ट डाटा थ्रू ईमेल मैसेज फीचर कैन सेंड द डाटा एंट्री फॉर्म। हाँ जी, फॉर्मेट्स पूछ रहा है ये, जो कि कलेक्ट डाटा है ताकि थ्रू ईमेल मैसेज फीचर के कारण जो जो सेंड कर सकता है डाटा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी ए, क्योंकि जो फॉर्मेट्स हैं वो HTML लैंग्वेज और इन्फोपाथ दोनों से मिलते हैं, तो आंसर इज ए, राइट ऑप्शन ए। 67, once a mail is sent during once a mail is sent using the collect data through email message feature in Access 2010, the mail status can be checked। हाँ, जब आपने एक बार कलेक्ट डाटा को कर दिया है मेल एक्सेस में, आपको फीचर ईमेल मैसेज फीचर जो आपको एक्सेस 2010 में मिलेगा, तो जो मेल का स्टेटस है, आप मैनेज रिप्लाईज में जब जाओगे ना, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी, मैनेज रिप्लाईज। The dash type of data cannot be collected using collect data through email messages। अब पता है क्या होता है, जब आप टेबल बनाते हो तो उसमें एक ऑटो नंबर आता है, ऑटो नंबर अपने आप लेता रहता है, तो आप जब भी कोई भी ये मेल करते हो, कलेक्ट डाटा के थ्रू करते हो, तो ये जो ऑटो नंबर वाली डी ऑप्शन है ना, ये नहीं आती उसमें अपने आप, ये उसको नहीं लेता है, ठीक है। तो यही वो पूछ रहा है कि जो नहीं कलेक्ट की जा सकती यूजिंग द कलेक्ट डाटा जब हम मेल मैसेज करते हैं। आफ्टर दैट इज अ मेमो डाटा टाइप फील्ड यूज फॉर। जो मेमो है वो एक्चुअल में जब हम डाटा बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं और उसके डिजाइन व्यू में भी जाते हैं, तो वहां पर हमको पूछ रहा होता है आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे, आपकी ये न्यूमेरिक है, जैसे फोन नंबर न्यूमेरिक है, नेम टेक्स्ट में है, वैसे ही जो मेमो है ये यूज होता है जब आपको लॉन्ग टेक्स्ट की एंट्रीज करनी हो, बिकॉज अगर आपकी लॉन्ग टेक्स्ट एंट्री है देन यू हैव टू चूज अ मेमो ऑप्शन इन दैट, अदरवाइज आपका जो जब आप उसमें एंट्रीज डालोगे टेबल में, तो वो लॉन्ग डाटा को एक्सेप्ट, टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। द फिल्टर बाय सिलेक्शन फीचर अलाउज यू टू फिल्टर। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन 70th में, द फिल्टर बाय सिलेक्शन फीचर, जब आप फिल्टर लगाते हो बाय सिलेक्शन का, तो आप क्या फिल्टर कर सकते हो एक्चुअल में, those records that may match an entity in a field। अब आपने सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फिल्टर जो बाय सिलेक्शन का मतलब ही क्या है कि जो मैच करेगा एंटिटी में इन अ फील्ड। अब यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन और दे रखी है, रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ क्रिटेरियन यू स्पेसिफाई, ठीक है, रिकॉर्ड्स जो किसी क्रिटेरिया पे बेस होते हैं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद है रिकॉर्ड्स दैट मीट एनी ऑफ द सेवरल क्रिटेरिया, बिल्कुल नहीं। हमने क्रिटेरिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने कोई क्रिटेरिया तो दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है द फिल्टर बाय सिलेक्शन फीचर। तो हम सिलेक्शन फीचर में क्या करते हैं, दैट मैच, सिलेक्शन में तो हम मैच ही करवाएंगे, दैट मैच एन एंटिटी ना फील्ड। सो द ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 71, DML स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हमको थोड़ी सी जो एब्रीविएशन है वो लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे कि ऊपर DDL था, दैट इज अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ पर तो डिटेल्ड दे रखा है, डाटा मेंटेनिंग ये कुछ दे रखा है, डिटेल्ड मैनिपुलेशन ये बिल्कुल गलत है। द सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। विच एडिटर वाज प्रोवाइडेड फॉर यूज विद एक्सेस बेसिक। अब इन्होंने कहा है कि MS एक्सेस के साथ कौन सा एडिटर जो है प्रोवाइडेड होता है, इसका आंसर आएगा नोटपैड। अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप अपने उस पर भी जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम में भी जाएंगे, तो उसमें जो आपको दिख जाएगा जो नोटपैड है, तो ये एक ऐसा एडिटर है जो कि हमको यूज के लिए एक्सेस बेसिक ने दे रखा है। उसके बाद है हाउ डू यू अपडेट द पाइवट टेबल रिपोर्ट डाटा आफ्टर चेंज आर मेड टू द सोर्स डाटा। अब आपने अपने एक सोर्स डाटा बना दिया, वहां से आपने भाई उसको पाइवट टेबल रिपोर्ट डाटा तैयार कर लिया है, अब आपको उसको अपडेट करना है, मींस यू हैव टू मेक द चेंजेस इन द सोर्स डाटा, तभी है तो आप इसके रिपोर्ट में चेंजेस बना सकोगे। अब जब आप इसके सोर्स डाटा में आपने चेंजेस कर दी, तो आप ऑफ कोर्स क्या करोगे, आप क्लिक करोगे रिपोर्ट पर। आप रिपोर्ट को जब आपने रिपोर्ट पर क्लिक किया, तो आप पाइवट टेबल टूल बार पर जाओगे और वहां पर क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे कि अब रिफ्रेश करो, जो मैंने डाटा है वो डाल दिया है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी सी, क्लिक द रिपोर्ट ऑन द पाइवट टेबल टूल बार, क्लिक द रिफ्रेश डाटा बटन। अब इसमें देखो और क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सेव योर चेंजेस, क्लोज द वर्कबुक,
एंड देन रीओपन इट। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ना ही इससे कुछ होने वाला है, बिकॉज आपने सेव कर दी चेंजेस, ठीक है, लेकिन आप उसको वर्कबुक को क्यों क्लोज कर रहे हो, यू बिकॉज यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, ठीक है। सिलेक्ट द पाइवट टेबल वर्कशीट एंड प्रेस F9, ये सब बिल्कुल गलत है, इसका बिल्कुल ही सही आंसर यही आएगा। अगर आपको अपडेट करना है तो आपको पहले अपने पाइवट टेबल का जो आपका सोर्स है आप वहां जाओगे, वहां पर आप चेंजेस लेके आओगे और उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे रिपोर्ट पर, उसको रिफ्रेश करोगे। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 74। इसमें क्या दे रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल। एक टेबल को डिस्प्ले करने की क्या कौन से डिफरेंट व्यूज हैं। जैसे कि हम MS एक्सेस में काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं तो हम उसका डाटा शीट व्यू भी देख सकते हैं, हम उसका डिजाइन व्यू भी देख सकते हैं, एज वेल एज हम उसी टेबल से पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following creates a drop down list of values to choose from। अब जब हम क्रिएट करते हैं MS एक्सेस में, हम अपनी अगर हमको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है कि अगर सपोज मुझे एक सिटी का देना है कि सिटी मुझे सपोज मैं मेट्रो से ही ले रही हूँ, ठीक है, और मैं नाम दे रही हूँ उसमें, या फिर सपोज मैं दिल्ली NCR का नाम दे रही हूँ, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, तो मैं एक जो आपको पता ही है, हम उसमें एक लुकवर्ड ऑप्शन, लुकवर्ड विजार्ड की ऑप्शन दी होती है, हम उसको चूज करते हैं। उसको चूज करके हमारे पास आगे एक पॉपअप विंडो, आगे एक विंडो खुल जाती है जिसमें हमको अकॉर्डिंग टू दैट विंडो जब हम अपनी सब डाटा दे देते हैं, सिलेक्टेड डाटा जो भी हमको चाहिए होता है, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आ जाती है। सो इज द राइट आंसर इज लुकअप विजार्ड। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा भी MS एक्सेस का बेसिक भी आप एक बार कर लो, एक बार अच्छे से आपको टेबल बनाना आता है, क्वेरी लगानी आती है, और टेबल में वैल्यूज अगर आप प्रैक्टिकली एक बार अगर इन चीजों पर एक बार भी हाथ साफ कर लोगे, देन दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी फॉर यू। देन इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा, आपको MS एक्सेस वगैरह का नहीं आता कुछ भी, और आप सीधा इन क्वेश्चंस को करने बैठ रहे हो, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको ऑफकोर्स। लेकिन अगर मैं बेटर आपको बोलूंगी कि अगर आप एक बार प्रैक्टिकली सारा जो एक बार गो थ्रू हो जाए ना, एक बार ही बस, ठीक है, देन बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद आने लग जाएंगी। हाँ भाई, हम तो लुकअप विजार्ड में जाते थे और वहां पर जाकर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते थे, हम ऐसे करके रिफ्रेश करते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद आने लग जाएंगी। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। अ डैश इनेबल्स यू टू व्यू डाटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन। इसका आंसर आएगा क्वेरी। एक्चुअल में होता क्या है MS एक्सेस में, जब आपको एक टेबल बेस्ड एक आप स्पेसिफिक क्राइटेरियन में देते हो तो क्या करते हो, आप क्वेरी तो लगाते हो, क्वेरी लगाते हो ना कि भाई व्यू डाटा करो, या इस क्राइटेरिया पर हमको ये क्राइटेरिया चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेरी बी। उसके बाद है द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू एक्सेस और मैनिपुलेट एंड मेंटेन। हाँ जी, अब इसमें पता क्या है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें DMEL को करने लग जाते हैं, जिसका कि आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सोचते हैं डाटा मेंटेन लैंग्वेज, ऐसा होगा कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमको कुछ कुछ लर्न करना पड़ेगा। इसमें आएगा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एक्चुअल में ये है क्या, ये जो है, अगर आप इसको थोड़ा, आपको भी इस चीज को लर्न करना पड़ेगा कि जो ये वाली DCL वाली जो लैंग्वेज है, ये एक्चुअल में मेंटेन करती है और एक्सेस करती है डाटा को, बिकॉज ये आगे फर्दर हमको फिर एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएंगे कि जो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है यही अलाउ करती है मेंटेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए डाटाबेस में, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि अगर एक्सेस और मेंटेन पूछ लेना आपसे तो DCL आएगा। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन 78। ये देखो DCL फिर आ गया है, देखो मैंने अभी आपको बोला था फिर एक दो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ जाएगा। DCL प्रोवाइड्स कमांड्स टू परफॉर्म एक्शंस लाइक। DCL क्या करता है, अभी हमने किया था, DCL एक्सेस करता है और मेंटेन करता है, और ये आपको ये मिल जाएगा सी में, ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल, है ना। ये आपको सही आंसर बिल्कुल यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी सी। और उसके बाद है विच इज नॉट अ डाटाबेस मॉडल। ये आप अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने स्ट्रक्चर्ड यहाँ लिख रखा है ना, ये भी स्पेलिंग भी गलत है और वैसे भी गलत है, ये डाटाबेस मॉडल में स्ट्रक्चर्ड वाला नहीं आएगा ये। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 80th। विच ऑफ द फील्ड हैज विड्थ 8 बाइट्स। अब हम सबको मालूम है जब हम डेट लिखते हैं ना तो उसमें 8 बाइट्स होती हैं, तो द आंसर इज द डेट एंड द टाइम, ठीक है, तो आंसर इज सी। उसके बाद आ जाएगा with this is the stage in the database design where one gathers and lists all the necessary fields for the database project। हाँ जी, अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो DCL लैंग्वेज है उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि उसमें जो है कंट्रोल में डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में मेंटेन हो रहा है और एक्सेस हो रहा है, ठीक है, डाटा को। उसी तरह जो ये डाटा डेफिनेशन वाली है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में,
जो इन डाटाबेस डिजाइन जो गैदर्स होता है और लिस्ट करता है नेसेसरी फील्ड्स को डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये वो डाटा डेफिनेशन में हो रहा है सब कुछ, बिकॉज वहीं पर हम सारा काम ऐसा इससे रिलेटेड कर रहे होते हैं. आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन इज 82nd. whenever a table gets updated the depend of course. अब भाई अब हमने पावर टेबल में अभी किया था पीछे जाकर कि आपको क्या करना है, आप रिपोर्ट पे जाओगे, क्लिक करोगे और फिर आप पावर टेबल पे जाके रिफ्रेश करोगे तो अपने आप हो जाएगा. उसी तरह अगर आप टेबल को अपडेट करोगे तो आपकी क्वेरी भी तो अपने आप अपडेट हो जाएगी ना. जब आप क्वेरी पे जाओगे आप, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज जब जैसे ही आपने टेबल को आपने अपडेट किया तो जो आपकी क्वेरी है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी. The third stage in designing a database is when we analyze our tables more closely and create a dash between the tables. इसका मतलब है relationship. Actual में है क्या इन्होंने दिया हुआ, वो स्टेज जिसमें कि आप डिजाइन कर रहे हो डाटाबेस को और एनालाइज कर रहे हो टेबल्स को बहुत क्लोजली से, है ना. और क्रिएट क्या कर रहे हो आप, क्रिएट रिलेशनशिप तो करते हो बिटवीन टेबल्स, है ना, थर्ड स्टेज में आकर. तो इसका आंसर आ जाएगा रिलेशनशिप. Question 84th. What is the purpose of the switchboard manager in Microsoft Access 2010-2010? पर्पस पूछ रहा है ये स्विच बोर्ड मैनेजर का. अब अगर आप एक स्विच बोर्ड बना देते हो, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, ऑफकोर्स आप कंट्रोल करते हो ऑल अदर फॉर्म्स को. जब आप वहां जाते हो, आप ऑप्शंस में वहां पर आप स्विच लेकर स्विच बोर्ड बनाते हो, तो क्यों करते हो, आप कंट्रोल ही तो करते हो. मैक्रो तो क्रिएट नहीं करते ऐसे आप, ठीक है ना. और ना ही आप अलाउ करते हो कि आप एक डाटाबेस से दूसरे, इसके लिए थोड़ी ना होता है, आप दूसरे फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए बनाते हो. और ना ही आप अलाउ करते हो कि एक रिपोर्ट से दूसरी, बिल्कुल भी नहीं, आप कंट्रोलिंग के लिए करते हो ऑल अदर फॉर्म्स को. सो द आंसर इज A, that is to build a main switchboard form that control all other forms. Question 85. How does a query based report differ in design to report based in just your? Actual में वो different होते ही नहीं है, it doesn't. इसका आंसर आएगा B, it doesn't. अब actual में अगर आप बात को ध्यान दें कि जो query based report होती है ना, हमने तो रिपोर्ट जनरेट की है, चाहे वो क्वेरी बेस्ड हो चाहे एक टेबल बेस्ड हो, तो रिपोर्ट डिफरेंट होती ही नहीं है, इट डज नॉट आएगा इसका आंसर. ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या और ऑप्शन दे रखे हैं. रिस्ट्रिक्टेड इन साइज, बिल्कुल भी नहीं. डजंट हैव मैनी डिजाइन ऑप्शंस. द ओनली रिपोर्ट टाइप अवेलेबल इज द डिजाइन, बिल्कुल भी नहीं. आंसर इज बी, इट डज नॉट. 86. How would you include some plain text data in the mailing label report? अब ये क्या है कि आप कैसे इंक्लूड कर दोगे एक प्लेन टेक्स्ट को मेलिंग लेबल रिपोर्ट में. इसका आंसर आएगा बाय यूजिंग द मेलिंग लेबल विजार्ड टेक्स्ट ऑप्शन. जब आप मेलिंग लेबल ऑप्शन में कुछ आपको प्लेन टेक्स्ट इंक्लूड करना होता है ना, तो आप वहां पर विजार्ड में टेक्स्ट ऑप्शन को, मेलिंग लेबल में जाकर एक विजार्ड टेक्स्ट ऑप्शन को आप चूज कर लोगे. ठीक है. अच्छा, उसमें उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 87. इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 रिपोर्ट द पेज नंबरिंग, पेज नंबर हमेशा नीचे होता है और कहते हैं ये वर्ड मोस्ट लाइकली टू बी प्लेस्ड इन, कहाँ होता है ज्यादातर, इन्होंने कहा है तो नीचे होता है. तो सबसे पहले इसका आंसर फुटर बन गया नीचे के हिसाब से. ठीक है, अब फुटर के हिसाब से यहाँ दो है, रिपोर्ट फुटर और फिर इन्होंने कहा है पेज फुटर. अब यहाँ पेज नंबरिंग पूछ रहे हैं ना, पेज नंबरिंग, पेज कहाँ, मतलब पेज का नंबर कहाँ होता है, पेज फुटर पे होता है. ओके. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 88. इफ यू विश्ड टू प्रेजेंट अ प्रोफेशनली लुकिंग फॉर्म ऑन स्क्रीन that would show all the necessary information, which of the following form design tools would you most like use? अच्छा, अब पता है क्या है, अब आपने कहते हैं ना कि स्क्रीन पर आप एक प्रोफेशनल लुकिंग फॉर्म बनाना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है, नेसेसरी आप शो करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स हम टूल्स में जाएंगे, सारे टूल्स ही तो यूज करेंगे हम. पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल में थोड़ा ना जाएंगे हम ऑल द टूल्स ऑफ द फॉर्म डिजाइन कंट्रोल गैलरी में जाएंगे और सारे के सारे चूज करेंगे. उस देखो ऊपर हमने वो किया था ना रीड वाला, उसमें आया था डॉट ए सी सी डी बी और डेट ई. ई में क्या फर्क है कि ये रेड वर्जन है. यहाँ देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया एंड डॉट ए सी सी डी ई फाइल इज द डैड वर्जन. कौन सी, ये लॉकडाउन वर्जन है, बिकॉज इसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो. ओके. ऊपर इस क्वेश्चन को ऐसे डाला हुआ था, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ये दोनों लिंक्ड है और जो ओरिजिनल है वो ये है और उसके बाद उसको रीड ओनली फॉर्मेट में डाल दिया गया जिसमें कि लॉकडाउन, और वही यहाँ पर इन्होंने फिर से पूछ लिया लॉकडाउन. उसके बाद है विच टाइप ऑफ द क्वेरी इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी एंड फेच द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली. हाँ जी,
अब क्वेरी पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी लगाओगे आप जब आपको वैल्यू जो है एक्सेप्ट करनी है यूजर से और एग्जीक्यूट करते हो और फेच करने आपको रिकॉर्ड्स निकालने हैं। पैरामीटर क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी आप लगाओगे उसके लिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको जस्ट मतलब कि एक्सेप्ट करनी है वैल्यू फ्रॉम द यूजर, है ना, कि यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर और आप एग्जीक्यूट कर रहे हो क्वेरी को और फेच करने हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा पैरामीटर क्वेरी। अब क्वेश्चन 91 इसमें है कि टू इनक्रिप्ट द database in access 2010 must be opened in the open exclusive mode। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि एनक्रिप्ट कर रहे हो आप डाटाबेस को तो वो कहाँ पर ओपन हो, ठीक है ना। अब जब आपने इंक्रिप्शन लगा दी है तो आप क्या करोगे बेसिकली, तो आप उसको ओपन एक्सक्लूसिव मोड में करोगे। अब व्हाट डज इट मीन, अब एक्सक्लूसिव मोड का मतलब ही क्या होता है, एक्सक्लूसिव मोड होता है कि जो सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर जैसे चीज के लिए होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स वाले बोल रहे होते हैं कि ये न्यूज आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली इस चैनल पर, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो एक्सक्लूसिव मोड में जाकर है इसका। तो वही चीज इन्होंने कहा है कि अगर आपको इनक्रिप्ट करने के लिए डाटाबेस को एक्सेस 2010 में अगर आपको हो तो वो कहाँ ओपन होना चाहिए, तो आपको इसको एक्सक्लूसिव मोड की ऑप्शन ही चूज करनी है, ना कि कुछ और। हाँ जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द डाटा फील्ड विच ऑफ द सिंबल शुड बी यूज्ड। बिल्कुल, अब पता है क्या है, जैसे हमने ऊपर किया था, है ना, वो मल्टीप्लिकेशन वाला किया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला है ना वो उल्टा है, अगर तो वो बी के बाद में आया है तो वो स्टार्टिंग वाले ढूंढेगा, अगर वो स्टार्ट में आया तो वो बाद वाले ढूंढेगा, ठीक है ना। उसी तरह जो ये है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सिंबल आप बताओ कौन सा यूज करोगे अगर आपको जो है डेट डेट फील्ड पर निकालना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डेट फील्ड में अगर आपको आ जाए ना तो आपको ना हैश लगाना है, ठीक है। आंसर इज बी। अब मैं आपको बताऊं कि ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है, बिकॉज जो हैश जो डेट है, डेट में एक्चुअल में एक मतलब कि आपको पता है न्यूमेरिक फैक्टर भी है और करैक्टर्स भी हैं, है ना। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो पेपर में, ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा। और इसका आंसर अगर आपसे ये पूछ लें डेट फील्ड में तो डेट फील्ड में हैश ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जो ये वाली ऑप्शन है ना ये तो मैंने आपको बताई थी सपोज। अब लेकिन ये एमएस एक्सेस में हम रिकॉर्ड्स ऑन द डाटा फील्ड नहीं, ये तो छोड़ ही दो, ये तो गलत ही है बिल्कुल ऑप्शन, बिकॉज हम ऐसे तो ले ही नहीं ले रहे हैं इसको, ये तो हम आइडिया में जाते हैं, आइडिया में ऐसे इसको लेते हैं। और डॉलर बिल्कुल हम फिक्स रेंज करने के लिए लेते हैं, ये भी ओपन एंड ब्रैकेट्स भी गलत है, तो यही हैश इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाएगा, देखो ये जैसे क्वेश्चन 93 में इन्होंने हमको क्या कह रहे हैं, फिक्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इज अ काइंड ऑफ डैश फंक्शन। अब भाई इतना ही देख लो, फिक्स कर रहे हो तुम, ये मैथ्स का फंक्शन है ये, ठीक है, एमएस एक्सेस में ना ये मैथ्स का फंक्शन है, ये कोई डेट का फंक्शन नहीं है, कोई टेक्स्ट का फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब पता क्या है 94th में ये कह रहा है कि एमएस एक्सेस में ना 2010 में न्यू फीचर्स एंड डैश। अब जिससे कि जो वीबीए कोड है ना उसकी जो नीड है वो इलिमिनेट हो जाती है। पता क्या है, अब जैसे हमने मैक्रोस किए थे उसमें एमएस एक्सेल में भी हमने ये मैक्रोस किए हुए हैं, वैसे ही ये एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस में भी मैक्रोस का वही है कि भाई आप अपनी चीज़ों को जो भी आपका फॉर्मेट है, जो भी आपका एक स्ट्रक्चर, आप उसको रिकॉर्ड करके आप उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वीबीए कोड है उसकी इलिमिनेट कर दिया नीड को, किसने, मैक्रो ने। उसके बाद आ जाएगा इनक्रिप्टिंग अ डेटाबेस डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट एक्सेस टू
database objects but to the dash database. अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसमें हमारा आंसर एक्सक्लूसिव मोड वाला था, जब मैंने आपको बोला था कि भाई कि हम हमारे पास इंक्रिप्शन का इन्होंने बोल रखा है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि हमने इनक्रिप्ट कर दिया है डाटाबेस को, डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि जो डाटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बट आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओपन कर लो आप, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको डिफरेंस आई थिंक समझ में आ रहा है कि आप ओपन तो कर सकते हो लेकिन यू कांट एक्सेस, है ना। तो ये आपको एक चीजें ध्यान देने वाली हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको मेरे करवाने के बाद एक बार दो बार रीड भी कर लोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डेफिनेटली मतलब कि जो हमारा एग्जाम है अच्छा ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड पार्टी encryption technology also can be applied to the database of the Microsoft Access 2010। हाँ जी, अब इसमें क्या है, अब ये कह रहा है कि जो हमारी थर्ड पार्टी एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, जब आप उसको अप्लाई क्या कर सकते हो डेटाबेस पे, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एनक्रिप्शन का हमने अभी तक तीन क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट वाले में हमने एक्सक्लूसिव मोड वाला किया था, दूसरे वाले में हमने किया था कि ये हम उसको ओपन कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि encrypting a database, सॉरी थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाई टू द डाटाबेस। हाँ बिल्कुल, हम उसको अप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल में इंक्रिप्शन में होता क्या है, इंक्रिप्शन में आप जो डाटा है ना उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर सकते होते हो, ठीक है। तो इसीलिए उसके हिसाब से हमारे आंसर्स जो हैं यही बन रहे हैं। उसके बाद वैसे यहाँ पर जो ये ऑप्शंस भी दे रखी हैं, अगर आप ध्यान दो तो ये आंसर्स दे रखे हैं, सो दैट आप बाद में आपको रिवीजन में भी दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो कि कौन से इसका करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन 97 पर हमने क्या किया था कि टू क्रिएट अ स्प्लिट डेटाबेस, हमने ऊपर भी किया था। स्प्लिट डेटाबेस में क्या होता है, एक फ्रंट एंड हो जाता है, एक बैक एंड हो जाता है। बैक एंड वाले पे हम टेबल्स वगैरह रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने स्प्लिट करने के लिए कौन सी टैब में जाएंगे, तो हम जाएंगे डाटाबेस टूल्स। जब अब अच्छा देखो, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ना यहाँ तो पूछ दिया टू विच टैब। अच्छा बच्चे सोचेंगे क्रिएट टैब होगी कि एक्सटर्नल टैब होगी कि फाइल टैब होगी, जो बिल्कुल गलत है। आंसर इज द डाटाबेस टूल्स। अच्छा, अब देखो फिर से उस स्प्लिटिंग वाले डाटाबेस पे आ गया क्वेश्चन। कहते जब आपने स्प्लिट कर दिया है तो जो फ्रंट एंड है डाटाबेस का वो क्या होल्ड करेगा, बताओ आप। वो एक्चुअल में उसमें सब कुछ है, बिकॉज वो तो आपने अपने सिस्टम में बैक एंड को आपने पीछे स्टोर किया है, बैक एंड में सिर्फ टेबल होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बैक एंड में क्या है, तो बैक एंड का आंसर टेबल है, क्योंकि बैक एंड में हमने सिर्फ टेबल को स्टोर करके पीछे रखा हुआ है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि फ्यूचर में हम उस टेबल की वैल्यूज को या उस टेबल को यूज कर लेंगे। लेकिन फ्रंट एंड में तो फॉर्म्स भी है, क्वेरी भी है, रिपोर्ट भी है, सब कुछ है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। So question number 100, when an access database is split it creates two file। अभी तो हमने किया, database में दो हो जाती है, एक front end और एक back end। So A is the correct answer। तो इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, एंड आई जस्ट होप कि आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मैं जल्द ही आपके पास आऊंगी अब 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस लेके। टोटल इसमें 456 समथिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड मैं टारगेट करूंगी कि 50-50 करके मैं जो ये क्वेश्चंस हैं उनको पूरा कर दूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 30 जून को जो है इसका एग्जाम है, एंड आई जस्ट होप कि आप सबने उसका फॉर्म भी भर दिया होगा, जो कि ऑनलाइन आया था। तो अब मैं मतलब कि उसी के रिगार्डिंग ही ये मेरा चल रहा है सिस्टम, क्योंकि जब जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से एडवांस आईटीटी की,
उन्होंने मेनली इसमें 4 टॉपिक्स कवर करवाए थे, जिसमें कि था एक्सेल, एमएस एक्सेस, आइडिया और टैली। ये 4 चीज़ें थी और 4 चीज़ों में ही और जो है जो ये इंस्टीट्यूट के अपलोडेड क्वेश्चंस है जो हमने डाउनलोड कर रखे हैं, इसमें ये चारों टॉपिक्स कवर्ड हैं। एंड आई जस्ट होप कि ये सारा क्वेश्चंस करके हमारा पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।